सो हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग फीचर सिलेक्शन के अंदर एनोवा टेस्ट पढ़ेंगे। आखिर एनोवा टेस्ट के थ्रू हम लोग फीचर सिलेक्शन कैसे करेंगे। ठीक है। सो अगर हम लोग एनोवा की बात करते हैं, एनोवा का फुल फॉर्म है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस की एनालिसिस करके एनोवा टेस्ट ये हमें बताता है कि दो सैंपल, अगर हम लोग किसी पॉपुलेशन से दो सैंपल पिक करते हैं, वो दोनों सैंपल को रिलेटेड हैं कि नहीं। ठीक है। को रिलेशन मतलब दो सैंपल्स के बीच में कोई किसी भी तरीके की रिलेशनशिप है कि नहीं, चाहे वो निगेटिव पोलैरिटी में हो चाहे पॉजिटिव पोलैरिटी में हो। ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो टेस्ट है, ये टेस्ट बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए किया जाता है। मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग यही कि दो सैंपल हमारे डिपेंडेंट हैं कि इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट इन द सेंस दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, और अगर वो दोनों को रिलेटेड हैं तो वो क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम लोग यही देखेंगे कि अच्छा, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि दो सैंपल के बीच में ये कोरिलेशन बताता है, उसी तरीके से एनोवा टेस्ट का यूज़ करके हम लोग फीचर का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। सपोज हमारे डेटा सेट में 5 वेरिएबल दिए गए हैं या 5 फीचर्स दिए गए हैं। उन 5 फीचर्स के बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। अगर कोई भी दो या दो से ज़्यादा फीचर हाईली कोरिलेटेड है, हाईली कोरिलेटेड इन द सेंस ऑलमोस्ट दे आर इक्वल। ठीक है। तो ऐसे फीचर में हम लोग कोई एक फीचर सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी को रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक ही जैसे सारे फीचर अपने डेटा सेट में रखेंगे तो मशीन लर्निंग मॉडल क्या होगा, एक तरीके का ओवरहेड होगा मशीन लर्निंग मॉडल के लिए। वही एक ही चीज़ वो बार बार देखेगा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऐसे फीचर होने चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट है। ठीक है। ऐसे वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट है वही हम रखेंगे। ठीक है। बाकी सारे फीचर जो डिपेंडेंट है, यहाँ पर भी एक हमें लिमिट लगानी पड़ेगी कितना डिपेंडेंट। 80% डिपेंडेंट है, मतलब 80% को रिलेटेड है, तो उस केस में हम ओके ठीक है, एक एक फीचर को रिमूव कर देंगे, एक फीचर को रखेंगे। अगर 60% 50% है तो उस केस में हम लोग में भी जो है सारे फीचर को रखें, मतलब दोनों फीचर को रखेंगे। ठीक है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बेसिस पे कि दो फीचर के बीच में कोरिलेशन कितना, 95%, 99%, 80%, इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बेसिस पे हम लोग फीचर का सिलेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि आ, आखिर एनोवा टेस्ट कैसे काम करता है, क्या क्या स्टेप होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एनोवा टेस्ट से फीचर का सिलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो आज के जो ट्यूटोरियल में हम लोग कुछ चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे वेरिएंस का इम्पैक्ट। ठीक है। मशीन लर्निंग मॉडल में एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एनोवा टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, वन वे एनोवा टेस्ट, टू वे एनोवा टेस्ट क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑफ वेरिएंस, इसका मतलब क्या है, देखते हैं। थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है, इसको पढ़ते हैं और फिर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। वेरिएंस इज द मेजरमेंट ऑफ स्प्रेड बिटवीन नंबर्स इन अ वेरिएबल। मतलब क्या, जो किसी एक फीचर के अंदर जो नंबर दिए गए हैं, उनकी उनकी जो स्प्रेड होगी, स्प्रेड इन द सेंस वेराइटी, मतलब क्या वो पॉइंट्स 1 to 100 लाई कर रहे हैं, 50 to 100 लाई कर रहे हैं, 25 to 100 लाई कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहे हैं, जो वेरिएंस होगा। ठीक है। मतलब उनका जो स्प्रेड होगा, जब हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे इसका आ, जो फीचर है, तो उस प्लॉट में डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जैक्टली उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में उसका स्प्रेड कितना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, स्प्रेड को हम लोग समझते हैं। सपोज हमारे पास कोई डेटा सेट दिया गया है, जब हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होती है, इसी को बोलते हैं क्या, वेरिएंस। मतलब आखिर ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहे हैं, है ना। तो ये होता है किसी भी डेटा सेट का वेरिएंस, आई मीन किसी फीचर का वेरिएंस होता है। ठीक है। आगे हम लोग अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अगर किसी भी डेटा सेट का वेरिएंस कम होता है, सपोज एक वेरिएंस ये हो गया, और अगर
एक वेरिएंस सपोज कुछ इस तरीके का हो गया। तो वेरिएंस की कमी के कारण जो मॉडल होता है वो आ, अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाता, या उसको आ, दूसरे वर्ड्स में बोलेंगे जनरलाइज नहीं हो पाता है। जनरलाइज इन द सेंस किसी भी नए डेटा सेट पे मॉडल अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। ठीक है, तो वेरिएंस का होना ज़रूरी है, आपके डेटा सेट में वेरिएंस का होना ज़रूरी है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ लोग वन को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, कुछ वन को ऐसे भी लिखते हैं, कुछ तिरछा सा लिखते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं। तो यहाँ वैरायटी है, वन की वैरायटी, वन इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी लिखा जाता है। कुछ लोग सिर्फ ऐसे लिखते हैं, ये भी वन है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैरायटी है, वन की नंबर ऑफ वैरायटीज हैं, ठीक है। अगर हम लोगों ने मॉडल को ये इमेज, ये इमेज, ये इमेज, ये इमेज, सारी इमेजेस अगर नहीं दी, तो वो सिर्फ और सिर्फ, सपोज हमने सिर्फ ये इमेज दी, तो वो सिर्फ इसको ही वन समझेगा, इसको वन नहीं समझेगा, इसको भी वन नहीं समझेगा, इसको भी नहीं। तो अगर कोई सपोज किसी और पर्टिकुलर बंदे ने सपोज वन इस तरीके से लिख लिया, तो इसको ये वन में कैटेगराइज नहीं कर पाएगा मॉडल। जब तक वो मल्टीपल वैरायटी मॉडल नहीं देख लेता है, तब तक वो जनरलाइज मॉडल नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि हर तरीके की पॉसिबिलिटी मॉडल को बतानी पड़ती है, तब वो किसी भी रैंडम इनपुट पे अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। तो हमें वेरिएंस को मेंटेन करना होता है, ये एग्जैक्टली वेरिएंस का इम्पैक्ट होता है मशीन लर्निंग मॉडल में ट्रेनिंग के समय, ठीक है। नेक्स्ट है एफ डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली जो एनोवा टेस्ट है वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करता है, और इसको अभी हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद हम देखेंगे। अब हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे उस समय देखेंगे अब डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या शो करता है, सपोज हमारे डेटा सेट में कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एक होता है डिस्क्रीट वैल्यू के लिए, कंटिन्यूस वैल्यू के लिए, और कैटेगरिकल के लिए, ठीक है। जैसे हमारे पास डेटा सेट है 1 2 5 4 6 9 8 3, कुछ इस तरीके से डेटा सेट है, एक फीचर में इस तरीके से डेटा पॉइंट्स हैं। तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो होगी टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, 8। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या हो गए, 8 - 1। यही इस सपोज वेरिएबल का नाम x है, ठीक है। तो इस वेरिएबल का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। इसी तरीके से कंटिन्यूअस वैल्यू अगर हम लोग ले रहे हैं, सपोज कोई एक फीचर है, सपोज 1.2 2 पॉइंट समथिंग, सॉरी पॉइंट नहीं लिखा है यहाँ, पॉइंट लिख देते हैं, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो इस डेटा सेट की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट -1, 7 सॉरी 3 - 1 = 2, ठीक है। अब सपोज हमारे पास कैटेगरिकल डेटा सेट है, x = सपोज ए क्लास, फिर बी क्लास, फिर ए क्लास, फिर बी, फिर बी, फिर ए, फिर बी, कुछ इस तरीके से अगर डेटा सेट है, तो कैटेगरिकल डेटा सेट के केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो होती है टोटल नंबर ऑफ क्लास। यहाँ पर दो क्लास दिख रही हैं, ए और बी, तो टोटल नंबर ऑफ क्लास कितनी हुई, 2, और इसमें 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। मतलब इस डेटा सेट की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है वो है 1। बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम रिप्रेजेंट करता है कि आपको कितने डेटा पॉइंट सेलेक्ट करने की फ्रीडम है। एक एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग एनोवा टेस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास ये डेटा सेट दिया गया है, ठीक है। अब इसमें हमें एक सपोज टास्क दिया गया कि आपको इस डेटा सेट से 3 नंबर चूज करने हैं जिनका मीन अप्रॉक्स आई मीन ग्रेटर देन 5 हो, ग्रेटर देन 5 हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 3 वेरिएबल लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3, क्योंकि हमें 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं डेटा सेट से, डिवाइड कर देंगे 3 से, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, हम आई मीन ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसमें आपको x1 x सॉरी ये जो फॉर्मूला है इसमें आपको x1 x2 और x3 3 वेरिएबल है, इन तीनों में से सिलेक्शन करना होगा कि इन डेटा सेट से कौन कौन से पॉइंट चूज करें हम लोग। तो सपोज हमने सिलेक्शन किया x1 का, x1 में हम लोगों ने ले लिया क्या, सपोज 5,
प्लस सपोज लेट्स से 1, ठीक है। और सेकंड हमने लिया सपोज 2 प्लस जो लास्ट एलिमेंट है उसके लिए आपके पास फ्रीडम नहीं है कि आप ये जो x3 है उसको आप खुद से चूज करें। यहाँ पर आप बाउंड हो जाएंगे। सपोज ये हुआ 1, ये हुआ 2, और अगर सपोज आपने यहाँ पर अगेन लेट्स से आपने 3 ले लिया और डिवाइडेड बाई 3 किया, तो यहाँ पर क्या होगा 3 प्लस 2 प्लस 1, 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या हुआ, इसका मीन 2 2 के अराउंड आया। तो यहाँ पर आपको कोई बड़ा पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लेट्स से दिस इज 9, तो 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12 डिवाइडेड बाई 3 ऑलमोस्ट 4। तो यहाँ पर भी आप 9 नहीं चूज कर सकते, यहाँ पर आप 2 9 आपको चूज करना होगा, बट यहाँ पर जो 2 आपने लिया था वहाँ पर 8 आपको लेना पड़ेगा इस डेटा सेट से, ठीक है। तो ग्रेटर देन 5 होगा मीन, तो 9 प्लस 8 अराउंड 17 प्लस 1 18 डिवाइडेड बाई 3, तो आया 6। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं, दो आपका टास्क था 3 नंबर चूज करना। तो 2 नंबर चूज करने के बाद तीसरे के लिए आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, आई मीन फ्रीडम नहीं होती है कि आप इसको अपने से चूज करेंगे, बाई फोर्स चूज करना होता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक एग्जांपल सिंपल सा, हमें इस डेटा सेट से 3 पॉइंट चूज करने हैं, x1 और x2 प्लस x3। इनका जो सम है वो किसके बराबर हो, लेट्स से 7, ठीक है, लेट्स से 7, ठीक है। तो आप पहले पॉइंट का सिलेक्शन खुद से कर सकते हैं। सपोज आपने सेलेक्ट किया 1, दूसरे पॉइंट का सिलेक्शन आप खुद से कर सकते हैं, लेट्स से इट इज अ 2, ठीक है। तीसरे पॉइंट का सिलेक्शन आपको बाई फोर्स करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे तीसरे पॉइंट के सिलेक्शन के लिए। आपको यहाँ पर 4 ही लेना पड़ेगा, तभी ये 7 के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पर आपको बाई फोर्स 7 सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुई, 2। आप 2 पॉइंट चूज करने के लिए फ्री थे, बट तीसरा पॉइंट चूज करने के लिए फ्री नहीं थे। यही है हमारी क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब अगर सपोज 3 वेरिएबल दिए गए तो आप 2 के लिए फ्री रहेंगे, एक के लिए नहीं रहेंगे। तो टोटल जितने भी वेरिएबल होते हैं उनमें से एक हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, वही हमारी क्या हो जाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमने ये देख लिया, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। एफ वैल्यू अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अ, अब बात करते हैं एनोवा टेस्ट। एनोवा टेस्ट एग्जैक्टली कैसे परफॉर्म किया जाता है। आप अगर आपको कुछ भी नहीं पता है एनोवा के बारे में, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में नहीं कुछ भी पता है, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होता है, फिर टेस्टिंग क्या होता है, ये देख सकते हैं। तो बेसिकली दो तरीके की टेस्टिंग होती है। दो तरह की हाइपोथेसिस होती है, एक होती है नल हाइपोथेसिस, एक होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है, नल हाइपोथेसिस क्या होती है, एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम लोग एज्यूम करते हैं, एजम्पशन होता है, ठीक है। और अगर हमारे टेस्ट के थ्रू वो एजम्पशन सही आया तो हम कहेंगे ओके ये हमारा एजम्पशन ठीक था, मतलब नल हाइपोथेसिस करेक्ट थी। अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग होता है तो हमारी जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो क्या होगी, हमारी करेक्ट हो जाएगी। मतलब अगर या तो नल हाइपोथेसिस आपकी करेक्ट होगी या तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस करेक्ट होगी। तो अगर एनोवा टेस्ट की बात करें, यहाँ पर नल हाइपोथेसिस होती है मीन ऑफ ऑल ग्रुप आर इक्वल। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है, एटलीस्ट वन मीन ऑफ द ग्रुप आर डिफरेंट। अभी आप लोगों को क्वेश्चन ही समझ में आ रहा होगा। एक काम करते हैं, इसको बेसिक से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली एनोवा का मतलब है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस की एनालिसिस करके एनोवा टेस्ट ये बताता है कि दो डिस्ट्रीब्यूशन या दो सैंपल या दो फीचर को रिलेटेड हैं कि नहीं है। जैसे अगर सपोज हमने एक वेरिएबल चूज किया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा, और फिर दूसरा वेरिएबल चूज किया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा। अब इनके मीन में अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों फीचर हमारे क्या हैं, ऑलमोस्ट इक्वल है। इसी तरीके से यहाँ दूसरे हमारे हमने दो दूसरे फीचर लिए, सपोज ये फीचर 1 ये फीचर 2। अब यहाँ पर इस फीचर के मीन में और इस फीचर के मीन में काफ़ी डिफरेंस है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों फीचर हमारे इक्विवेलेंट नहीं है,
ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। तो अब एकदम क्लियरली सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। हम एक काम करते हैं, एक डेटा सेट, अपना सिंपल सा एक डेटा सेट बनाते हैं और ये देखते हैं कि वो दोनों कोरिलेटेड है कि नहीं है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, बस एंड तक वीडियो को देखना, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो हमने एक डेटा सेट लिया है जिसमें दो फीचर हैं, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स में हमने 1 to 10 सारे आई मीन 1 to 10 डेटा पॉइंट लिए हुए हैं, जबकि दूसरे फीचर में हमने 100 to 110 तक लिए हुए हैं। ठीक है, 110 तक। तो जाहिर सी बात है, इसका मीन क्या होगा, हमारा 10 के अराउंड होगा, इसका मीन क्या होगा, हमारा 100 के अराउंड होगा। ठीक है, आप इसका मतलब क्या है कि अगर ये 0 to 10 है, तो एक काम करते हैं, फिर देखेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे अभी। मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करते हैं और इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से मिलेगा, क्योंकि हमारी वैल्यू 0 से लेके 10 तक है, तो 0 to 10 तक ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट हो रहा है और इसका मीन समथिंग अराउंड 10 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 10 के आसपास आ रहा है मीन वैल्यू। इसी तरीके से जब हमने इसको, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट किया, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, 100 से 110 तक। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डेटा पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये इसका मीन और इसके मीन में काफ़ी डिफरेंस है, मतलब 10 और ऑलमोस्ट 100 का डिफरेंस है। नहीं, ऐसे नहीं देखना है, इस डेटा सेट को ऐसे नहीं देखना है। ठीक है, अगर एक्चुअल में देखो, अगर हम लोग इस डेटा सेट को देखें, तो हमें एक चीज़ सिंपल सी समझ में आ रही है कि अगर इस पूरे डेटा सेट को हम 10 से डिवाइड कर दें तो ऑलमोस्ट ये डेटा सेट मिल जाएगा, ऑलमोस्ट ये डेटा सेट। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका भी वेरिएंस 0 to 10 के बीच में और इसका 110 के बीच में, 100 and 110 के बीच में वे इसका वेरिएंस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों 10 की रेंज में वेरी कर रहे हैं, ये भी 10 की रेंज में वेरी कर रहा है, ये भी 10 की रेंज में वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट दोनों डेटा सेट इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हाँ, अच्छा सॉरी, अगर इस आई मीन वाई डेटा सेट में अगर 100 से सब्सट्रैक्ट कर दे सबको, जैसे हमने इसको 100 से सब्सट्रैक्ट कर दिया हर एक डेटा पॉइंट को, तो ऑलमोस्ट एक्स मिलेगा। डिवाइड नहीं करना, हमें 10 से डिवाइड नहीं करना, 100 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे इस सारे डेटा पॉइंट को, तो ऑलमोस्ट ये चीज़ मिल जाएगा। या फिर इन डेटा पॉइंट में अगर हम 100 ऐड कर देंगे तो ऑलमोस्ट ये डेटा पॉइंट मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट कह रहे हैं, ये नहीं कि 109 105 के बराबर हो जाएगा, कुछ तो अंतर होगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा जो कि माइनर होगा, बट लेकिन ये तय है कि ये जो डेटा पॉइंट्स हैं वो ऑलमोस्ट ये डेटा पॉइंट है। हमने यहाँ पर सिंपल टेंस में लिया है या हंड्रेड्स में लिया है, और कुछ कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो हमारा एनोवा टेस्ट ये कहता है कि अगर हमने ये सैंपल और ये सैंपल चूज किए, दो सैंपल चूज किए हैं, तो इनका जो मीन ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, एक एक टर्म है मीन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मीन ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, कि आप इस डेटा सेट का मीन निकालेंगे और हर एक डेटा पॉइंट को उसके मीन वैल्यू से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो इसका इसका जो मीन वैल्यू होगा 10 होगा, और 10 से सबको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। उसी तरीके से इसका जो मीन वैल्यू आएगा, इसका मीन वैल्यू क्या आएगा, 100 के अराउंड आएगा, क्योंकि इसमें 100 से 110 के बीच में है, तो 105 के अराउंड आएगा, 105। ठीक है, इसका भी 0 to 10 है, तो 5 के अराउंड इसका भी मीन वैल्यू आएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट अभी अभी कैलकुलेट करके देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट किया। अब हम लोग एक काम करते हैं, मीन मीन कैलकुलेट एक बार करके देख ही लेते हैं। ठीक है, दोनों का मीन, तो df0 सॉरी, अभी एग्जीक्यूट नहीं कराया हमने इसे, अब एग्जीक्यूट हो गया है। हाँ, तो इसका अराउंड 6 आया, इसका 106 आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने मीन निकाल लिया। अब जो
एनोवा है, एनोवा ये कहता है कि अगर हमने x और y x और y में मीन ट्रांसफॉर्मेशन किया तो ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे टोटली, मतलब मीन इनका एक हो जाएगा, दोनों का मीन सेम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि मीन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। मीन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि इस पूरे डेटा सेट को इसके मीन से सब्सट्रैक्ट कर दो, उसी तरीके से इस पूरे डेटा सेट को इसके मीन से सब्सट्रैक्ट कर दो। अब क्योंकि सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो सब्सट्रैक्शन में नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए उसका स्क्वायर करना जरूरी है। उसी तरीके से यहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, तो हमें नेगेटिव को नहीं कंसीडर करना है, इसलिए हर एक वैल्यू का हम लोग स्क्वायर भी कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसका इसका जो ट्रांसफॉर्म किया हुआ डेटा होगा और इसका ट्रांसफॉर्म किया हुआ डेटा होगा, अगर दोनों का मीन ऑलमोस्ट इक्वल आता है तो हमारा एनोवा टेस्ट कहता है कि ये दोनों क्या है, हमारे ऑलमोस्ट इक्वल हैं। और आपको देखने से भी लग रहा होगा ऑलमोस्ट इक्वल है, बस मीन यहाँ पर डिफर कर रहा है। लेकिन अगर दोनों की मीन वैल्यू से सब्सट्रैक्ट कर दें इसको, देखो इसकी मीन वैल्यू क्या है 10 है, ठीक, इसकी मीन वैल्यू क्या है 100 है। 100 हर एक डेटा पॉइंट को, जैसे 105 को 100 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कहाँ पर आ जाएगा, 0 टू 10 के बीच में आ जाएगा। 109 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 100 से, 106 से, सॉरी मीन वैल्यू 106 है, तो इसको भी 106 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये भी आई मीन इसके आसपास आ जाएगा। उसी तरीके से जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 109 को, वो भी इसी के आसपास आ जाएगा। फिर हर एक डेटा पॉइंट को 106 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट इसी रेंज में ये आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली वो ये देख इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने में हमें लग रहा है कि बहुत दूर दूर है, लेकिन क्योंकि दोनों का मीन ट्रांसफॉर्मेशन सेम है, दोनों का मीन ट्रांसफॉर्मेशन सेम है, इसलिए ये दोनों डेटा क्या है, हमारे सेम है। तो एक काम करते हैं, पहले मीन ट्रांसफॉर्म करते हैं फिर डेटा को प्लॉट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हर एक डेटा पॉइंट को उसके मीन वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करके स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इसको भी हमने दूसरे फीचर का भी मीन से हमने सब्सट्रैक्शन किया और स्क्वायर कर दिया। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। दोनों के मीन को जब प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर -10 से लेकर 25 तक हमें डेटा पॉइंट मिले हैं, -10 से 25 तक। एक बार फिर से रन कराते हैं हम लोग। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि पहले और सेकंड, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड जो डेटा पॉइंट्स थे, फर्स्ट एंड सेकंड जो डेटा पॉइंट थे उन दोनों का, आई मीन सॉरी डेटा पॉइंट नहीं, फीचर, फर्स्ट एंड सेकंड फीचर का जो मीन वैल्यू है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो गया है, ऑलमोस्ट इक्वल हो गया। और होगा भी ना, क्यों, क्योंकि अगर इसमें 100, 105, 100 की रेंज में है और 100 से ही सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो टेंस में आ जाएगा, और ये टेंस में ऑलरेडी है, टेंस से ही सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो टेंस में ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल है। ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम से इक्वल है, बट ऑलमोस्ट इक्वल है। बट अभी कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। अनोवा टेस्ट ये कहता है कि आप इन दोनों का मीन निकालने के बाद, ये तो क्या हो गया, सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप हुआ है। ये सम ऑफ स्क्वायर यहाँ जो हम लोगों ने निकाला है, जो मीन ट्रांसफॉर्मेशन किया है उसका जो हम लोगों ने स्क्वायर किया है वो विद इन द ग्रुप है। मतलब एक ग्रुप ये था, मतलब पहला पहला फीचर और दूसरा फीचर। अब अनोवा टेस्ट ये कहता है आप इन दोनों डेटा सेट को कंबाइन करो, ये जो दोनों फीचर है इनको कंबाइन करो, और उनका जो ओवरऑल मीन आता है, ओवरऑल मतलब ये x1 और x2 को आप लोग कंबाइन करो, दोनों को मिला दो, अब डेटा सेट को पूरा सफल कर दो, डेटा सेट को सफल करने के बाद जो फाइनल डेटा आएगा उसके डिस्ट्रीब्यूशन को आपको प्लॉट करना है। अगर उसका मीन इन दोनों के मीन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कम है, आप मतलब एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आप एक बताएंगे। ठीक है, अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बस इतना जान लीजिए कि इसका मीन और कंबाइन, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो डेटा आ रहा है उसका मीन, अगर इन तीनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो हम कहेंगे कि ये फीचर, मतलब पहला फीचर और दूसरा फीचर ऑलमोस्ट कोरिलेटेड हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इन दोनों को कॉन्केटिनेट करेंगे, x1 और y1 को कॉन्केटिनेट करेंगे और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखिए कॉन्केटिनेट किया x1 और x2 को, df2 में डाला और फिर df2 को प्लॉट किया है, दोनों सबको प्लॉट कर दिया। मतलब
एक्स को भी प्लॉट किया, वाई को भी प्लॉट किया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ डेटा पॉइंट बढ़ गए होंगे क्योंकि इसमें भी 15 थे, इसमें भी 15 थे, यहाँ पर ऑलमोस्ट 30 के अराउंड हो जाएंगे, है ना। तो मीन नहीं, वो मीन वैल्यू वही है, मीन वैल्यू वही है, यहाँ पर बस नंबर ऑफ डेटा पॉइंट बढ़े हैं, इस वजह से ये कर्व ऊपर आ गया। ठीक है, हमें कर्व से नहीं मतलब, हमें मीन वैल्यू से मतलब है। मीन वैल्यू कहाँ पर आएगी, यहाँ से लेके ड्रॉ करी जाएगी यहाँ। तो इसका भी मीन, इसका भी मीन और इसका, तीनों का मीन ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो तो आफ्टर combining these two features x1 and y1, sorry x and y, uh, we got this data set and यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, एक है x का, एक है y का, और ये दोनों के कॉम्बिनेशन का है। ठीक है, दोनों को कॉन्केटनेट करने के बाद। तो अकॉर्डिंग टू एनोवा, अगर फीचर वन, फीचर टू और कंबाइन किए हुए डेटा सेट का जो मीन है, अगर उनके बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि ये फीचर क्या है, दोनों एक दूसरे से हाईली कोरिलेटेड है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये होता है कि आखिर कितने डिफरेंस को हम लोग मानेंगे कि ये दोनों कोरिलेटेड हैं कि नहीं है। आई मीन कितने डिफरेंस को, इसका जो मीन होगा और इन दोनों का मीन होगा, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितने डिफरेंस को हम कंसीडर करेंगे कि अगर इतना डिफरेंस है तो हम कहेंगे कि ये दोनों कोरिलेटेड है, और डिफरेंस इस वैल्यू से ज़्यादा जा रहा है तो हम कहेंगे कि ये दोनों कोरिलेटेड नहीं है। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग वापस से पहुंचेंगे कहाँ, एनोवा टेस्ट के पास। ठीक है, तो एनोवा टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सिग्निफिकेंस लेवल डिसाइड करते हैं कि इतना परसेंट, आई मीन एक सिग्निफिकेंस लेवल डिसाइड करेंगे जिसके बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे कि अगर जो डिफरेंस है इसके मीन और इसके बीच, जो रिजल्टेंट डेटा सेट है उसके उसके बीच का जो डिफरेंस है अगर वो इस वैल्यू से ज़्यादा जाता है तो हम कहेंगे कि अगर मतलब डिफरेंस बहुत इस वैल्यू से ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि ये दोनों कोरिलेटेड नहीं है। अगर डिफरेंस जो है दी गई वैल्यू से अगर कम जाता है तो हम कहेंगे कि दोनों कोरिलेटेड है। ठीक है, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे गए, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट करे गए जिसमें दो या तीन फीचरों को मिलाया गया। ठीक है, मिलाने के बाद और ये देखा गया कि अगर दोनों वाकई में कोरिलेटेड थे वाकई में कोरिलेटेड थे तो आ, उस केस में जो डिफरेंस आया, मतलब ये जो पहले से जो फीचर थे और फाइनल जो कॉम्बिनेशन के बाद जो फीचर बना है, ठीक है, उनके बीच का जो डिफरेंस आया उसको उसके डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट किया गया। जैसे मल्टीपल डेटा सेट पे ये एक्सपेरिमेंट करे गए कि एक फीचर लिया गया, दूसरा फीचर लिया गया, उसके मीन निकाले गए और कंबाइन करने के बाद मीन निकाले गए, उनके बीच का डिफरेंस निकाला गया। तो डिफरेंस करने के बाद जब वैल्यू निकल के आई डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के बाद, उसको उस डिफरेंस को प्लॉट किया गया, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट किया गया, और वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाया क्या, एफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाया, एफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। मतलब जब हम लोग रिजल्टेंट और जो प्रीवियस फीचर थे उनके बीच के मीन के डिफरेंस को हम लोग जब कैलकुलेट करके प्लॉट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से प्लॉटिंग हो गई। ठीक है, और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग मल्टीपल प्लॉट प्लॉट दिए गए हैं। जैसे एक प्लॉट ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। सपोज आपने पहला एक फीचर लिया, सपोज एक्स, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 था, और दूसरा फीचर लिया उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 था। अब जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद जो डेटा सेट मिला, और फिर इसके इसके मीन और जो कॉम्बिनेशन के बाद जो डेटा सेट मिला उसके मीन के बीच का जब डिफरेंस निकाला तो ये प्लॉट मिला मल्टीपल एक्सपेरिमेंट के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद इसी तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 पहले फीचर का, डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 दूसरे भी फीचर का, और फिर अगेन इन दोनों कंबाइन करने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन आया उसका मीन और इन सब का मीन का डिफरेंस निकाला गया मल्टीपल एक्सपेरिमेंट में, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन निकाले गए हर एक उसके लिए, किसके लिए, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन निकाले गए जो कि शो करते हैं क्या, ये वैल्यू शो करेगा कि डिफरेंस क्या है।
मतलब जो हमने ओरिजिनल फीचर थे और जो कंबाइन करने के बाद जो फीचर मिला है उनके बीच का डिफरेंस ये जो एक्स एक्सिस शो कर रहा है, ठीक है। ये नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये देखा गया कि अगर सपोज लेट्स सपोज हम इस वाले कर्व को लेके चलते हैं, ये देखा गया कि अगर दो फीचर जिनका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और 4 है उनको जब प्लॉट करते हैं तो उनके जो बीच का डिफरेंस है, मतलब इन दोनों फीचर के मीन और जो कंबाइंड डेटा है उसका मीन, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता रहता है। मतलब क्या होगा कि मैक्सिमम को देखा गया कि वो लोग लाई करेंगे किस पे, जीरो पे। उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा इनिशियली। फिर वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है डिफरेंस, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है। अब यहाँ पर आपको एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करना पड़ेगा कि इस लेवल के बाद, जैसे सपोज फोर वैल्यू के बाद, मतलब अगर सपोज डिफरेंस आया, सपोज आया फोर, आया फोर के 4.1 आया, तो 4.1 से अगर आगे जा रहा है, मतलब इन इसके इसका मीन और जो रिजल्टेंट डेटा सेट है उसका मीन अगर फोर से ज़्यादा आ रहा है तो हम कह देंगे कि ये डेटा सेट क्या है, अ, ये दोनों डेटा सेट मतलब कोरिलेटेड नहीं। तो हमें एक यहाँ पर इन सभी कर्व के लिए एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे अ, इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में सपोज मान लेते हैं कि थ्री के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उस केस में सिर्फ 5% डेटा कवर होता है इस पूरे उसका, ठीक है, इस पूरे डेटा सेट का, ठीक है। तो ये जो थ्री है, थ्री के बाद अगर हमारा वैल्यू मिल रहा है, डिफरेंस का वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि नल हाइपोथेसिस हमारी रॉन्ग है, क्योंकि ये नेग्लेजिबल है। जो मैक्सिमम डेटा पॉइंट, मतलब मैक्सिमम जो वो है डिफरेंस है वो अ, यहाँ पर लाई करेगा, मतलब जीरो से लेकर थ्री के बीच में लाई करेगा। अब ये बहुत ही रेयरली होगा, मतलब अगर को रिलेटेड नहीं है तो उसी केस में वो इससे आगे जाएगा। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के हिसाब से सपोज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने चूज किया 5%, और हमें पता चला जो एफ, जो ये डिफरेंस अगर 5, मतलब पाँच ही जितने टोटल जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनमें से 5% का ही जो डिफरेंस निकला है वो थ्री से ज़्यादा निकला है, तो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा, 0.05%, ठीक है, सॉरी 0.05। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 मतलब 5%। और फिर थोड़ा सा और आगे चले, पता लगा कि जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे उसका जो 10% था उनका ही लेवल ऑफ उनका ही जो डिफरेंस था वो 2.5 से ज़्यादा था। तो यहाँ पर एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो हमें अपने जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो एक्स और वाई लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें भी हमें जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी होगी वो एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के तहत करनी पड़ेगी कि अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब 0.05 है तो उस केस में 0.05 के करस्पॉन्डिंग हमें एक वैल्यू पता होनी चाहिए कि 0.05 के केस में मतलब 5% डेटा पॉइंट जो है वो किस वैल्यू के आगे है। बेसिकली इसको बोला जाता है एफ स्कोर। ये जो हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, ये डिफरेंस जो बोल रहे हैं, इसको बोला जाता है एफ स्कोर बोला जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है एफ, एफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, और इनको बोलते हैं एफ स्कोर बोलते हैं या एफ वैल्यू बोलते हैं। तो हर एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के करस्पॉन्डिंग एक एफ वैल्यू डिसाइड है। मल्टीपल एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया है कि अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने 0.5 डिसाइड किया है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक एफ वैल्यू है। जैसे यहाँ पर हम मान रहे हैं, मतलब ऐसा होता नहीं लेकिन हम यहाँ मान रहे हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सॉरी एफ स्कोर क्या होगा, थ्री होगा 5% के लिए, मतलब 0.05 के वैल्यू के लिए 0.05 का मतलब है 5%, 0.10 का मतलब है 10%। तो 0.5 अगर हम चूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों ने एफ स्कोर सपोज चूज किया 3, ठीक है। ऐसा चूज नहीं करना होता, ये कैलकुलेट करा जाता है, ठीक है, कि 5% डेटा, जैसे हमने 100 जो आई मीन 100 डेटा पॉइंट का हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ये प्लॉट किया है, तो 100 में से 95 के केस में ये वैल्यू जो है 3 से ग्रेटर आई, मतलब ये जो एफ स्कोर की वैल्यू 3 से ग्रेटर आई है, ठीक है। तो ऐसे डिफाइन करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे गए, है ना, और उनसे एक टेबल ही बना दी गई, उनसे एक टेबल बना दी गई कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है, पहले फीचर की डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है, तो उस केस में 5% की वैल्यू क्या होगी, 10% की वैल्यू क्या होगी, 50% की वैल्यू क्या होगी, 100% की वैल्यू क्या होगी। उसी तरीके से जब डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है और डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है तो उस केस में 5% की वैल्यू क्या होगी, 10% की वैल्यू क्या होगी, 30% की वैल्यू क्या होगी।
इस तरीके से एक टेबल बनाई गई है, वो हम लोग अब देखते हैं, टेबल देखते हैं। ठीक है, तो आपको बस नेट पे जाना है और टाइप करना है एफ स्कोर टेबल। एफ स्कोर टेबल और एनोवा एफ स्कोर टेबल, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो ये जो टेबल आपको दिख रही है, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 के लिए। ठीक है, एक्स एक्सिस दिखा रहा है फर्स्ट फीचर की डिग्री ऑफ फ्रीडम, और वाई एक्सिस दिखा रहा है सेकंड फीचर की डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, जैसे एक्स जो हम लोगों ने फीचर लिया, एक वाई फीचर लिया है, तो एक्स की क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाई की क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये टेबल आगे भी है, ये एक छोटा सा उसका स्नैप है। ठीक है, तो अब कोई बड़ी टेबल देखते हैं। ओके, यहाँ पर फिर भी क्लियर है। एक काम करते हैं, कोई एक डेस्कटॉप पे वेब सर्च करते हैं। तो ये हम लोगों को मिल गई टेबल। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 और 35 तक, और भी आगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आगे भी बहुत है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है एक्स एक्सिस है ना, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम शो कर रहा है कि टोटल फीचर आपने कितने सेलेक्ट किए। ठीक है, टोटल फीचर कितने सेलेक्ट किए, और ये ओवरऑल फीचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम है। हमारे एग्जांपल में हम लोगों ने ये लिया है, हम लोगों ने क्या लिया है, हमारे एग्जांपल में हमने दो फीचर लिए। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जो कितने आप फीचर ले रहे हैं उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम दो फीचर ले रहे हैं तो वन, 2 - 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 1। ठीक है, अब जो हम लोग फीचर लिए हैं, दो फीचर एक्स और वाई, उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, टोटल हमारे पास 15 है, तो 15 - 1 क्या हुआ, 16 के अराउंड, सिक्स, सॉरी सॉरी 15 - 1 14 के अराउंड। ठीक है, तो हम लोग इस टेबल में देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, मतलब दो फीचर ले रहे हैं तो 2 - 1 1, और 15 उसमें रोज थी, तो 15 - 1 क्या हुआ, 14। तो ये वैल्यू आई हमारी क्या, 4.64। ठीक है, तो जो हम लोग एफ स्कोर निकालेंगे, एफ मतलब जो हम लोग दोनों के बीच के मीन वैल्यू के बीच का जो रेशियो होगा, मीन वैल्यू के बीच का जो रेशियो होगा, मतलब जो फीचर 1 मतलब एक्स फीचर वाई फीचर का मीन, और जो कंबाइन होने के बाद जो मीन निकलेगा। ठीक है, तो उनके बीच का जो मीन होगा, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, वो इस वैल्यू, डिफरेंस इन द सेंस, हम यहाँ कहने का मतलब है रेशियो। रेशियो, ठीक है, रेशियो की वैल्यू अगर 4.6 से ज़्यादा आती है, तो इसका मतलब क्या है कि वो 5% से लेस है। मतलब इस वाले फिगर में वो 4.6 कहाँ है, यहाँ पर। तो 0.5 के हिसाब से अगर हम लोग देखें, तो अगर इससे 4.1 है, क्या है टेबल की वैल्यू, 4.6 है, तो 4.6 समथिंग सपोज यहाँ पर आता है। तो अगर इस वैल्यू से ज़्यादा एफ स्कोर आता है हमारे हमारे एक्सपेरिमेंट से, तो हम कह देंगे कि नल हाइपोथेसिस क्या है हमारी, रॉन्ग है। अगर 4.6 से कम आता है तो उस केस में हम क्या कहेंगे, नल हाइपोथेसिस हमारी करेक्ट है, मतलब दोनों फीचर क्या है हमारे, डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम लोग ये अब एफ स्कोर निकालेंगे कैसे, ये तो हम लोगों को समझ में आ गया कि कैसे क्या करना है। एफ स्कोर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है, सिंपल है। क्या, एक्स माइनस एक्स मीन, मतलब पहला फीचर, जो दो फीचर हम लोगों ने लिए थे ना, एक्स और वाई, यहाँ पर कहाँ गए, ये एक्स, हर एक डेटा पॉइंट को उसके मीन के साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको इस वाले फीचर के साथ सेम चीज करके जो वैल्यू निकलेगी वो उसके साथ ऐड करेंगे। मतलब x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर, y प्लस वाई माइनस वाई मीन का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट। टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट क्या है, यहाँ पर सपोज 15 है, तो 15 माइनस के, 15 माइनस के मतलब टोटल के की वैल्यू क्या है, एक्स और वाई दो। ठीक है, तो
15 माइनस 2, अप्रॉक्स आया कितना, 13 के अराउंड, ठीक है। तो 13 से डिवाइड कर दिया, तो ये फॉर्मूला यही बता रहा है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, x माइनस एक्स, ये एग्जैक्टली क्या है, मीन ट्रांसफॉर्मेशन है एग्जैक्टली, और कुछ नहीं, मीन ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर जो भी आया वैल्यू उसको हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दे रहे हैं। ये एग्जैक्टली बता रहा है टोटल मीन क्या होगा, मीन क्या होगी एग्जैक्टली। मीन में क्या करते हैं, टोटल जितने भी डेटा पॉइंट होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं उससे, मतलब टोटल जितने भी डेटा, मतलब सबका सम करके टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या है, मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप, विद इन द ग्रुप में जो हमारा क्या है, मीन ट्रांसफॉर्मेशन जो होके आया उसका मीन वैल्यू निकालना है हम लोग एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये मीन हो गया विद इन द ग्रुप। तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे ग्राफ में, ये इसका मीन और इसके मीन का सम रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मीन और इसके मीन का स्क्वायर का सम, मतलब इसका मीन और इसका मीन, इन दोनों के स्क्वायर का सम रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन दोनों का तो निकाल लिया, अब हमें इसका भी निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पहले वाले डेटा सेट का मीन है, पहले हम दोनों क्या इसका इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका और इसके मीन से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट किया है, ये जो कंबाइन किया है डेटा सेट, इसका ओवरऑल मीन निकाल लेंगे, ठीक है। पूरा कंबाइन होने के बाद मीन निकाल लेंगे। फिर इसके इसके मीन वैल्यू से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसके मीन वैल्यू से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे और स्क्वायर कर लेंगे। जैसे इसके अंदर के सारे डेटा पॉइंट के साथ हमने किया था, वैसे अब इस वाले बड़े से जो आई मीन जो मर्ज किया हुआ जो डेटा है उसमें वही सेम चीज़ हम लोग करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हर एक डेटा पॉइंट को उसके मीन के साथ सब्सट्रैक्ट कर रहे थे। यहाँ पर क्या करेंगे, जो ओवरऑल डेटा सेट है, जो कंबाइन किया हुआ डेटा सेट है, उसका मीन उसके मीन से हम सब उसके मीन को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे किससे, एक्स फीचर के मीन से और वाई फीचर के मीन से, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, एन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ डेटा पॉइंट। तो ओवरऑल इस पूरे इस पूरे डेटा सेट का जो है एग्जैक्टली मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर निकल आएगा। मतलब क्या, मीन का स्क्वायर एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये जो कंबाइन किया हुआ डेटा है उसका मीन निकल निकल के आ जाएगा। इन दोनों का निकल के आ गया, उसका सम हमने कर दिया, इन दोनों और कंबाइन किए हुए डेटा सेट का भी मीन निकल के आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का रेशियो देखना है कि रेशियो कितना है, वही हमारा क्या होगा, एफ स्कोर होगा। तो हम लोग इसका मतलब जो हम लोगों ने एक्चुअल में कंबाइन किया है और जो इंडिविजुअल का जो मीन है, इन दोनों का रेशियो देखेंगे। अब जो भी रेशियो की वैल्यू निकल के आएगी वही एफ स्कोर होगी, वही इस ग्राफ में एफ स्कोर होगी, इस ग्राफ में, ठीक है। एफ स्कोर ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या होगी अगर 4.6 से ज़्यादा आती है, सपोज हमने अपनी हाइपोथेसिस में ये मान रखा है कि 5% ही हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। तो मतलब क्या है, अगर मीन की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ गई, मतलब जो रेशियो है वो ज़्यादा आ गया, मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इसका मतलब ये होगा कि ये वैल्यू बड़ी हो गई है, ये वैल्यू के बड़ी हो गई, मतलब हमारा जो हमारा ये जो कंबाइन किया हुआ डेटा है, ये इसका मीन कहीं इसके मीन से बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसे इन दोनों डेटा सेट का जो मीन आएगा उसके मीन से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से प्लॉट जाएगा, कुछ इस तरीके से देखते हैं, कुछ इस तरीके से जाएगा ये। आ, अगर अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उस केस में कैसा होगा, कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। तभी तो भाई इन दोनों के बीच का रेशियो बड़ा होगा, इन दोनों के बीच का रेशियो बड़ा होगा, मतलब ये मीन और इन दोनों का मीन सपोज ये आया है, ठीक है, ये, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पर इसके बीच का डिफरेंस ज़्यादा हो गया, लेकिन अगर जब ये मीन सॉरी जब ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर था तो इसके और ओरिजिनल सॉरी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इनके बीच के मीन का डिफरेंस जो है कम है। तो हमारा डेटा सेट एग्जैक्टली अब इस तरीके से तो आया नहीं, ये कब आएगा, जब एक्चुअल में ये दोनों फीचर कोरिलेटेड नहीं होंगे। तो हमें कुछ इस तरीके से कंबाइंड डेटा सेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, कुछ इस तरीके से। अब क्योंकि ये दोनों कोरिलेटेड हैं,
तो हमें इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन मिला है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस या रेशियो बोलेंगे, इसके मीन और इसके मीन के बीच का जो रेशियो बोलेंगे उसी को एफ स्कोर हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये वैल्यू बड़ी हुई तो हमारा नॉमिनेटर बड़ा हो जाएगा और एफ स्कोर की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना। तो अगर वाकई में दोनों फीचर के बीच में कोरिलेशन नहीं होगा तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी और ये वैल्यू छोटी हो जाएगी और एफ स्कोर की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और अगर सपोज एफ स्कोर की वैल्यू यहाँ 4.6 इस टेबल के हिसाब से, इस टेबल के हिसाब से 4.6 है, तो अगर 4.6 से ज़्यादा चली गई तो उस केस में हम कह देंगे कि ओके हमारी नल हाइपोथेसिस रॉन्ग है, ये दोनों फीचर सेम नहीं कर रहे हैं। और ये 4.6 आया कहाँ से है? ये 4.6 ऐसे आया है, हम लोगों ने एफ डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल खोली, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पर डिफाइन है, 0.5 के लिए हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर 0.10 भी हो सकता है, 0.20 भी हो सकता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बेसिस पे, मतलब आप कितना टॉलरेट कर सकते हैं, 5%, 10%, 20%, कितना टॉलरेट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोगों ने टेबल देखी। टेबल देखा कैसे? हमने दो फीचर लिए थे एक्स और वाई, तो दो फीचर का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बिटवीन द ग्रुप देख रहे हैं तो दो फीचर हुए। ठीक है, दो क्लास हुई एक्स और वाई, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 2 - 1 1। और विद इन द जब ग्रुप देख रहे हैं, विद इन द ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 15, तो 15 - 1 कितना हुआ, 15 - 1 14। ठीक है, तो 14 हुआ, तो 14 4.6। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से हम इस चार्ट को देख रहे हैं, तो जहाँ से हमें पता चला जो पी एफ वैल्यू हो इससे ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, अगर इससे ग्रेटर आ रही तो हमारी जो हाइपोथेसिस है वो रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो क्या कहते हैं एनोवा टेस्ट काम करता है। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अब एक काम करते हैं, हम इसको किसी एक ओरिजिनल डेटा सेट पे इस पे अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, अ, मतलब एनोवा टेस्ट को अप्लाई करने जा रहे हैं और देखेंगे फीचर का सिलेक्शन कैसे करेंगे। ठीक है ना। तो ये हमने एक डेटा सेट लिया हुआ है और इस डेटा सेट में एग्जैक्टली ये डेटा सेट है कि स्टूडेंट के परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू देयर गार्जियन। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट का गार्जियन फादर है तो उसका स्कोर कैसा होता है, मतलब कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है बच्चा, और अगर उसके गार्जियन मदर है तो उसका स्कोर कैसा है, मतलब बेटर, मतलब फादर से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है कि उससे लोअर दे रहा है। और अगर फादर या मदर के अलावा कोई और गार्जियन है तो उस केस में बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये वैसे तो बहुत बड़ा डेटा सेट है, बट यहाँ पर हमने कुछ स्लाइस ले रखे हैं डेटा सेट के, कुछ 20 पॉइंट्स के अराउंड ले रखे हैं। ठीक है, ताकि चीज़ों को एनालाइज करने में आसानी रहे। तो इस डेटा फ्रेम को पहले हम बना लेते हैं। ठीक है, ये हम डेटा सेट बना लिए। अब जो स्टेप हमें फॉलो करने हैं वो क्या है, पहले हाइपोथेसिस डिफाइन करेंगे। हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस हमारी होगी, दोनों जो फीचर हम चूज करने जा रहे हैं वो फीचर हमारे जो होंगे वो क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे, मतलब कोरिलेटेड होंगे। ठीक है, और इस उसके साथ साथ हम लोग एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी डिफाइन करेंगे कि आप कितना टॉलरेट कर सकते हैं, 5%, 10% कितना टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, वो हम डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन हाइपोथेसिस में दो चीज़ हम डिफाइन करेंगे। दूसरा क्या है, कैलकुलेट द सम ऑफ स्क्वायर। तो एग्जैक्टली हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें पहले क्या करना है, बिटवीन द ग्रुप, सॉरी, विद इन द ग्रुप हमें मीन निकालना है, और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, विद इन द ग्रुप भी निकालना है। ठीक है, तो पहले कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ स्क्वायर, एग्जैक्टली हम लोग कैलकुलेट करेंगे दोनों फीचर का। इसको ऐसे समझ लेते हैं, इस फॉर्मूले से समझते हैं, सारे स्टेप इस फॉर्मूले से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये वैल्यू निकालेंगे, मतलब जो एक्स और वाई फीचर है उनका मीन निकाल लेंगे। ठीक है, एक्स और वाई फीचर का मीन निकाल लेंगे। अब एक्स फीचर को उसके मीन के साथ सब्सट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर करेंगे, फिर वाई फीचर को वाई फीचर के मीन के साथ सब्सट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर करेंगे। अब एक्स की जो वैल्यू आई होगी, वाई की जो वैल्यू आएगी, उन दोनों को सम कर देंगे। ठीक है, उन दोनों को सम कर देंगे, वो ये निकल आएगा नॉमिनेटर। और फिर डिवाइड किससे करना है, n - k। n की वैल्यू क्या है हमारी 15, अगर सपोज हमारी डेटा पॉइंट 15 है, और क्योंकि दो फीचर लिए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
और अगर 3 फीचर हैं, क्योंकि हमने यहाँ 3 फीचर ले रखे हैं, मतलब फादर, मदर और अदर 3 लिए हो, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, हमें, अच्छा ये चीज़ निकला है, वो क्या है, मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप। अब हमें क्या निकालना है, मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप। तो हम क्या करेंगे कि जो एक्स फीचर का मीन है उसको ओवरऑल, मतलब एक्स एक्स फीचर मतलब फादर, मदर और अदर 3 फीचर है, तो पहले फादर का मीन निकाल लेंगे, मदर का मीन निकाल लेंगे और अदर का मीन निकालेंगे। ठीक है, और फिर सबको कंबाइन करके, मतलब तीनों फीचर को कंबाइन करके जो उसका मीन निकलेगा उसको बोलेंगे एक्स कैपिटल जी, और हर एक का इंडिविजुअल मीन जो होगा वो एक्स जी होगा। ठीक है, जैसे फादर का मीन, मदर का मीन और अदर का मीन, ये क्या होगा, तीनों सबका कंबाइन होगा। ठीक है, फॉर्मूला एग्जैक्टली वही है, अगर देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेटा पॉइंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक एक डेटा पॉइंट को सब्सट्रैक्ट कर रहे थे उसके मीन के साथ, यहाँ पर मीन को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं कैपिटल मीन के साथ, मतलब कंबाइंड मीन के साथ। तो यहाँ पर हमें n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि सारे डेटा पॉइंट कंसीडर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स जी माइनस एक्स कैपिटल जी का स्क्वायर करके n से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया n माइनस, सॉरी k माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर दो ही फीचर लेके चल रहे हैं, तो k की वैल्यू, सॉरी 3 फीचर लेके चल रहे हैं, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3, और -1 क्या हो जाएगी 2। ठीक है, तो इस तरीके से ऊपर हम समेशन करते चलेंगे, जैसे फादर का ग्रैंड मीन के साथ सब्सट्रैक्शन, मदर का ग्रैंड मीन के साथ सब्सट्रैक्शन, आई मीन फादर के मीन का ग्रैंड मीन के साथ सब्सट्रैक्शन, मदर के मीन का ग्रैंड मीन के साथ सब्सट्रैक्शन, और अदर के मीन का ग्रैंड मीन के साथ सब्सट्रैक्शन। ठीक है, और फिर फादर में जितने डेटा पॉइंट थे उससे मल्टीप्लाई, मदर में जितने डेटा पॉइंट थे उससे मल्टीप्लाई, और अदर में जितने डेटा पॉइंट थे उससे मल्टीप्लाई, ऐसे करते चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। अब हमें क्या करना है, एफ स्कोर निकालना है। तो इसको इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब एम एस एस बी डिवाइडेड बाई एम एस एस डब्ल्यू, डिवाइड करेंगे, एफ स्कोर निकल आएगा। अब इसी एफ स्कोर के बेसिस पे हमारी हाइपोथेसिस डिफाइन होगी कि हाइपोथेसिस करेक्ट है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें टेबल देखनी पड़ेगी, है ना, कि टेबल में कितना अलाउ है एफ स्कोर और हमारा एफ स्कोर कितना निकला है। तो हम लोग अपने फीचर के करस्पॉन्डिंग, जो हमने 3 फीचर लिए थे, तो कंबाइंड डेटा सेट की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो क्या हो जाएगी, 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2। और टोटल हमने सपोज 20 पॉइंट लिए हो, तो 20 पॉइंट के हिसाब से ये 3.95 होना चाहिए, 2 और 20, 3.9, नहीं नहीं, डिग्री ऑफ टोटल 20 डेटा पॉइंट है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 होगी, तो 3.52। ठीक है, तो इससे ज़्यादा अगर एफ वैल्यू आई है तो उस केस में हम कह देंगे नल हाइपोथेसिस गलत है, मतलब दोनों फीचर में कोई कोरिलेशन नहीं है। अगर इससे कम आई है एफ वैल्यू तो हम कहेंगे दोनों फीचर क्या है, कोरिलेटेड है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग यही सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं। हम लोगों ने डेटा सेट बना लिया, अब हमें क्या करना है, ये निकालना है और ये निकालना है। तो ये निकालते चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फादर का मीन निकालेंगे, मदर का मीन निकालेंगे, अदर का मीन निकालेंगे, और फिर इन सब के मीन को फादर से सब, आई मीन इन सभी डेटा पॉइंट में फादर का मीन सब्सट्रैक्ट करेंगे, इन सभी डेटा पॉइंट में, मतलब इस वाले कॉलम में मदर के मीन से सब्सट्रैक्ट करेंगे, और इस वाले कॉलम में अदर के मीन से सब्सट्रैक्ट करके फिर स्क्वायर करते चलेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं। डेटा फ्रेम के फादर कॉलम में फादर के मीन को हमने सब्सट्रैक्ट किया और फिर उसके पावर 2 कर दिया। फिर उसके बाद मदर कॉलम में मदर के मीन को सब्सट्रैक्ट किया और उसके पावर 2 कर दिया। इसी तरीके से अदर कॉलम में अदर का मीन हमने सब्सट्रैक्ट किया और उसके पावर 2 कर दिया, और एक एक कॉलम हमने ऐड कर दिया। ठीक है, एक चीज़ और हमने निकाली है, पूरे डेटा सेट को कंबाइन करने के बाद जो मीन वैल्यू आई है वो क्या आई है, वो हमने यहाँ पर ग्रांड मीन में रख लिया है। इसकी आगे जरूरत पड़ेगी कहाँ पर, यहाँ पर जरूरत पड़ेगी इस वाले फॉर्मूले में। अभी हम लोग ये वाला कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम अपना हमने डेटा सेट पे वो भी ऐड कर लिया है। ठीक है, क्या कहते हैं, ये दो कॉलम स्क्वायर करने के बाद ऐड कर लिए। तो ये देखो, फादर माइनस फादर का मीन का स्क्वायर, ये वैल्यू आई, मदर माइनस मदर के मीन का स्क्वायर, ये वैल्यूज आई हैं, अदर माइनस अदर के मीन का स्क्वायर, ये वैल्यूज आई हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमने हमने ये तो निकाल लिया,
ये वैल्यू निकाल ली, ऊपर वाली निकाल ली, सॉरी ऊपर वाली अभी नहीं निकाली है, हमने सिर्फ एक्स आई माइनस एक्स जी निकाला है। तो अब हमें क्या करना है, समेशन भी करना पड़ेगा, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप उठाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें सबका समेशन करना था, ठीक है। तो इस वाले कॉलम का समेशन, आई मीन इस कॉलम का समेशन, इस कॉलम का समेशन और इस कॉलम का समेशन करना है। तो हमने यहाँ पर लिखा डी एफ फादर माइनस फादर मीन का स्क्वायर का सम, मदर माइनस मदर मीन का स्क्वायर का सम, और अदर माइनस अदर मीन का स्क्वायर का सम। और फिर जो भी सम निकला उसका उस सबको सम हमने कर दिया। तो जब सबको सम कर देंगे तो हमारी ये वैल्यू निकल आएगी, जो सिग्मा लिखा हुआ है। तो ये सारी वैल्यू निकल आएगी ये पूरी, ठीक है। अब बचा क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये बचा हुआ। तो अब ये निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 3 फीचर लिए हुए हैं, तो 3 फीचर ये हो गई। और k-1 क्या हो जाएगा, डी एफ ऑफ बिटवीन द ग्रुप। बेसिकली ये इसकी बात कर रहे हैं, ये वैल्यू हमने ये भी निकाल ली। अभी इसको भी निकालना है, इसको भी निकालना है n-k, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के केस में एन, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज, मतलब डीएफ का शेप हम पहले चेक करेंगे, उसमें जो फर्स्ट कॉलम, जो सॉरी फर्स्ट नंबर पे इंडेक्स रिटर्न करता है क्या, टोटल नंबर ऑफ रोज रिटर्न करता है। उसको हम लोगों ने एन में स्टोर कर लिया। तो पूरे डेटा फ्रेम में जितनी रोज होंगी वो किस में स्टोर हो जाएंगी, एन में। तो एन माइनस के हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, और यही चीज़ हमें कैलकुलेट करनी थी यहाँ पर n-k। तो n-k हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो नॉमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, इनको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारी निकल जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने क्या किया है, सबको ऐड करके, सॉरी एम एस एस बी, ओके ये ग्रांड सम है, ग्रांड सम यहाँ पर है। फिर इसके बाद ओके एन, एन डिवाइडेड बाय, ओके ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये बिटवीन द ग्रुप यहाँ नहीं होना चाहिए, ये ठीक है, ये इसके बाद का सेक्शन है, तो इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं और यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। ये बाद में कैलकुलेट होगा, पहले इसको कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया है, नॉमिनेटर हमने निकाल रखा है जिसमें ग्रांड सम इक्वल्स टू इसका सम, इसका सम और इसका सम रख रखा है, सबका सम, ठीक है। तो ये हमने रख रखा है। तो ये हो गया हमारा क्या, नॉमिनेटर हो गया। और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा, डिनोमिनेटर n-k है। और n-k को हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन द ग्रुप में स्टोर करके रखा है, DFW, ठीक है। तो हमें क्या करना है, MSSW, मतलब क्या, MSSW, ये चीज़ हमें करनी है। ये हमने स्टोर कर रखा है, ये भी स्टोर कर रखा है, बस इन दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। आई मीन ये हमने स्टोर कर रखा है, ग्रांड सम में स्टोर कर रखा है, ये DFW में स्टोर कर रखा है। तो हम दोनों को डिवाइड करते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे, ग्रांड सम और फिर DFW डिवाइड करेंगे तो हमें MSSW मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए हमारा ये कैलकुलेट करने के लिए। तो हम लोगों ने XG कैलकुलेट कर लिया था पहले ही। अब हमें क्या करना है, जो फादर का मीन है ग्रांड मीन से सब्सट्रैक्ट करना है, मदर के मीन को ग्रांड मीन के साथ, और फिर अदर के मीन के ग्रांड मीन के साथ सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, फादर का मीन माइनस ग्रांड मीन, मदर का मीन माइनस ग्रांड मीन, अदर का मीन माइनस ग्रांड मीन, ठीक है। अब क्योंकि स्क्वायर करना था तो हमने इसी की वैल्यू को इसी से मल्टीप्लाई किया, मतलब यही चीज इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर पावर भी कर सकते थे, दोनों तरीके हैं, कर सकते हैं, या फिर इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर इस फॉर्मूले में एक चीज और दिख रही है, एन जी, एन जी भी दिख रही है, तो एन जी को हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना। तो टोटल एन जी मतलब टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट इन फादर मीन, इस तरह मदर मीन और अदर मीन। तो यहाँ पर एग्जैक्टली ये होना चाहिए, एन डिवाइडेड बाई के इसलिए लिखा हुआ है, एन में टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट स्टोर है और एक फीचर में कितने आएंगे उसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से।
तो के में 3 स्टोर है, ठीक है। टोटल 3 फीचरों में आई मीन फादर, मदर और अदर, टोटल मिला के हमारे पास इस समय डेटा पॉइंट होंगे। सबका सम किस में पड़ा हुआ है, एन में पड़ा हुआ है। तो एन डिवाइडेड बाई के करेंगे तो एक कॉलम में कितने फीचर है वो निकल आएंगे, ठीक है। एक कॉलम में कितने डेटा पॉइंट है वो निकल आएंगे, फीचर नहीं डेटा पॉइंट, ठीक है। तो इससे अब यह हो गया फादर के लिए, इसी तरीके से मदर के लिए, और इसी तरीके से सबका सम करके हम डिवाइड कर किससे करना है हमें, के माइनस वन से करना है। तो यहाँ पर हम के माइनस वन से कर देते हैं, के माइनस वन से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो हमें नॉमिनेटर निकल आएगा, सॉरी सॉरी नॉमिनेटर नहीं, पूरी वैल्यू ही निकल आएगी। मीन और सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप निकल आएगी। अब हमें एफ स्कोर निकालना है, तो एफ स्कोर का फॉर्मूला क्या है, एम एस एस बी डिवाइडेड बाई एम एस एस डब्ल्यू। तो हम एम एस एस बी डिवाइडेड बाई एम एस एस डब्ल्यू करेंगे। तो यहाँ पर हमने किया और इससे हमें एक एफ स्कोर मिल गई, एफ स्कोर की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब इस एफ स्कोर की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ही हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। मतलब कि ये हमारी नल हाइपोथेसिस करेक्ट है कि नहीं। तो हम इस सब को एग्जीक्यूट करा लेते हैं एक बार ताकि कोई दिक्कत ना हो। एफ स्कोर वैल्यू हमारी 384 आई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, जो कि क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें ये पता चल रहा है अच्छा, अभी पहले टेबल भी देख लेते हैं, इस हिसाब से टेबल भी देख लेते हैं। तो टेबल हम लोगों ने जो देखी है उस हिसाब से जो वैल्यू होनी चाहिए 3.52 होनी चाहिए, जबकि हमें जो वैल्यू मिली है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि ये दोनों जो फीचर हैं, ये तीनों जो फीचर हैं वो डिपेंडेंट नहीं है। वो क्या है, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट है। तो ये एफ स्कोर हमारी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। एक बार फिर से कैलकुलेट करते हैं, फिर से सारी चीज़ें रन करा लेते हैं। पहले हम लोगों ने फादर मीन निकाला, सन मीन, ओके वही है, ठीक है। तो बस हमें इससे ये पता चल रहा है कि ये तीनों फीचर को रिलेटेड नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग एनोवा टेस्ट करते हैं। अब आ, हम लोग इससे ये बता सकते हैं कि जो अच्छा नहीं, सॉरी, डिग्री ऑफ फ्रीडम 51 है, 51 है। ओके ओके, एक एक थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, हम लोगों ने यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 ले लिया, जबकि डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर होनी चाहिए, सॉरी, हमने 15 माइनस 14 लिया था ना, तो 15 माइनस 14 नहीं होगी, 51 होगी, क्योंकि एक में 15 है, एक कॉलम में 15 है, दूसरे में टोटल कितने हुए, 15 और हुए, तीसरे में 15 और हुए, ठीक है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, 15 टोटल यहाँ पर कितने फीचर है देख लेते हैं हम लोग। 15 है, 17 है, सॉरी 15 भी नहीं है, 17 है। तो 54 हुए, 54 हुए, ये तीन कॉलम में, एक दो तीन, तीन कॉलम 54 हुए। और n माइनस के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 54 - 3 51। तो हम 51 कॉलम का देखेंगे, 51 कॉलम और सेकंड सेकंड कॉलम 3.18 है, ये एफ स्कोर होना चाहिए, जबकि हमारी आ रही है 3 समथिंग, 318 समथिंग अराउंड आ रही है, एफ स्कोर 384 आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है तीनों फीचर को रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग एक रियल टाइम डेटा सेट पे एनोवा टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ अब की बार हम लोग मैन्युअली एनोवा टेस्ट नहीं करेंगे, लाइब्रेरी का यूज़ करके एनोवा टेस्ट करेंगे। तो एनोवा टेस्ट यूज़ करने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है, साइपाई नाम की लाइब्रेरी। इसके अंदर स्टैट्स के अंदर एफ वन वे टेस्ट नाम से एनोवा टेस्ट है, जिसका यूज़ करके हम लोग एनोवा टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक डेटा सेट रीड करने जा रहे हैं, इस डेटा सेट को रीड करने के लिए हमारे पास पेंडास लाइब्रेरी होना ज़रूरी है।
तो आयरिस डेटा सेट बेसिकली हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। और रीड करने के बाद हमने डेटा फ्रेम को डिस्प्ले किया हुआ है। तो डेटा सेट कुछ इस तरीके से है। इस डेटा सेट में हमारे पास कुछ फ्लावर्स की डिटेल है। यहाँ पर 3 कैटेगरी के फ्लावर है, आयरिस सेटोसा, आयरिस वर्जिनिका और आयरिस वर्सिकलर। अब इन फूलों की खास बात यही है, तीनों एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, बट थोड़े थोड़े माइनर माइनर डिफरेंसेस हैं इन तीनों कैटेगरीज में। और इन फूलों में दो तरीके की लीव्स होती हैं, एक का नाम है सेपल और दूसरे का नाम है पेटल। तो यहाँ पर जो फीचर लिए गए हैं वो फीचर कुछ इस तरीके से हैं। जैसे आयरिस सेटोसा नाम का एक इंस्टेंस लिया, फ्लावर लिया, उसकी सेपल लेंथ और सेपल विड्थ, पेटल लेंथ पेटल विड्थ लिया और इसके अकॉर्डिंग उसकी क्लास डिफाइन की है। तो कुछ इस तरीके से डेटा सेट है। इसमें एक आईडी नाम का भी कॉलम है और एक स्पीसीज जो कैटेगरी है वो भी है। तो बेसिकली क्योंकि यहाँ पर हम लोग फीचर के बीच में कोरिलेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, है ना, तो हमें इस आईडी और स्पीसीज की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम लोग ड्रॉप करेंगे और सिर्फ इनमें से कोई दो फीचर सेलेक्ट करके देखेंगे उनके बीच में कोरिलेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ड्रॉप कर लेते हैं जो एक्स एक्सिस से, सॉरी सॉरी, डीएफ से आईडी और स्पीसीज ड्रॉप कर लेते हैं तो हमें ये 4 फीचर मिल जाएंगे, ठीक है। इनमें से कोई दो फीचर चूज करके हमें नोवा टेस्ट करेंगे, कोई भी दो या तीन, चारों भी यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग दो पे करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टैट्स, मतलब जो साईपाई के अंदर स्टैट्स है उसके अंदर F1 पे, और इसमें दो दो फीचर हम लोग पास करेंगे जिनके बीच हम लोग एनोवा टेस्ट करना चाहते हैं। तो पेटल लेंथ और पेटल विड्थ के बीच में, इसके और इसके बीच में हम लोग एनोवा टेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और जब ये फंक्शन रन होगा तो हमें दो चीज़ें रिटर्न करके देगा। इन दोनों फीचरों पे जो हम लोगों ने एफ टेस्ट किया उसका वैल्यू क्या था और इस एफ टेस्ट के करस्पॉन्डिंग पी वैल्यू क्या होगा, ठीक है। और इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो एफ स्कोर आया है वो आया है 266 और पी वैल्यू आई है 3.4 ई टू द आई मीन इंटू 10 टू द पावर माइनस 43, मतलब समथिंग लाइक 0.000043 टाइम 0.00 करेंगे फिर उसके बाद 3, मतलब पी वैल्यू बहुत कम है, 0.05 से बहुत कम है। तो इसका मतलब ये है कुछ इस तरीके से, जैसे हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है ना, जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से हमारा ये 0 है और इसके हिसाब से हमारा ये होता है, ठीक है। और यहाँ पर कहीं हमारा 0.5 वैल्यू होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से, आई मीन डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से। जैसे दो फीचर को कंबाइन करने के बाद ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बना होगा ना, जो मतलब मीन के बीच का जो रेशियो होगा, कंबाइंड डेटा सेट और इंडिविजुअल डेटा सेट के जो मीन का रेशियो होगा वो उसके हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूशन बना होगा। अब यहाँ पर 0.05 की वैल्यू कुछ होगी टेबल में, ठीक है, लेकिन हमें कैलकुलेट ना करनी पड़े तो उसलिए उस फंक्शन ने ऑलरेडी हमें रिटर्न करके दे दिया है कि अगर सॉरी, अगर आपकी जो पी वैल्यू निकल रही है वो 0.05 से कम है, 0.05 से कम, जैसे दो वैल्यू ही रिटर्न करके दे रहा है ना, एफ वैल्यू और पी वैल्यू, इस एफ वैल्यू के करस्पॉन्डिंग पी वैल्यू क्या है ये रिटर्न करके दे रहा है। जैसे यहाँ पर इस ग्राफ में इस 0.05 के करस्पॉन्डिंग कुछ एफ वैल्यू होगी ना, इस 0.05 पी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एफ वैल्यू कुछ होगी। उसी तरीके से जब इस 0.05 से इधर की ओर बढ़ते हैं तो 0.0000 और जो भी वैल्यू निकली 0.00 ऐसे 34 टाइम जीरो होंगे, फिर उसके बाद शायद क्या वैल्यू निकल के आई है, ऑलमोस्ट 334, ठीक है, 0.0000 ऐसे करते करते फिर लास्ट में 34 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 0.05 से बहुत कम है, मतलब ये इधर कहीं आगे लाई कर रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये अगर 0.05 से ज़्यादा है और हमने सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 लिया हुआ है तो उस केस में जाहिर सी बात है इसको हमें नेग्लेक्ट करना है, मतलब हमारी नल हाइपोथेसिस क्या है, रॉन्ग है। नल हाइपोथेसिस हमारी रॉन्ग है और ये दोनों कोरिलेटेड नहीं है, वो दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। पेटल लेंथ और पेटल विड्थ इंडिपेंडेंट है। तो हमें दोनों फीचर को रखना ज़रूरी है, दोनों फीचर को रखना हमें ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एनोवा टेस्ट करते हैं लाइब्रेरी के साथ, विदाउट लाइब्रेरी, ठीक है। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो
आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अ, बात करेंगे स्पीयरमैन टेस्ट, पियर्सन टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर किसी तरह कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके।